विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी मेजर का पहला पेपर जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट लोअर नॉन कोर डेटा यानी जंतु विविधता फर्स्ट निम्न अकशेरुकी। विद्यार्थियों, यदि आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं यानी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने जूलॉजी विषय को यानी जंतु शास्त्र को मेजर विषय के रूप में चुना है, तो वहां पर उसका पहला पेपर जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी लोअर नॉन कोर डेटा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो विशेषकर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अवेलेबल होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, लास्ट में जाते हुए वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को दिख रहा है, समझ में लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए जिससे हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होते रहें। विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करते हैं बीएससी प्रथम वर्ष प्राणी शास्त्र यानी कि जूलॉजी में टोटल आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी लोअर नॉन कोर्डेटा यानी जंतु विविधता फर्स्ट निम्न अकशेरुकी। दूसरा एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड हायर नॉन कोर्डेटा जंतु विविधता सेकंड उच्च अकशेरुकी। और तीसरे पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यानी कोशिका जीव विज्ञान और अनुवांशिकी। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में टोटल 3 पेपर का समावेश किया गया है। उसमें से पहले पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर पहले पेपर का नाम अभी हमने ऊपर बताया एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट लोअर नॉन कोर्डेटा जंतु विविधता फर्स्ट निम्न अकशेरुकी। इसकी इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है टेक्सोनॉमी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लोअर नॉन कोर्डेटा। निम्न अकशेरुकी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और निम्न अकशेरुकी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये नाम है। तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। कौन कौन से प्रश्न आपको यहां पर पढ़ना आवश्यक है? तो आपके जूलॉजी मेजर के पहले पेपर में टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट में दिया हुआ है, पहली यूनिट का पहला प्रश्न है चरक संहिता के संदर्भ में महर्षि चरक द्वारा प्राणियों के उनके आवास और पोषण के आधार पर किए गए वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चरक संहिता elaborates on Maharishi Charak classification of animal based on their habits and nutrition। प्रश्न क्रमांक 2 है चरक संहिता के संदर्भ में कृमि और अन्य सूक्ष्म जीवों के स्थानों को स्पष्ट कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चरक संहिता एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ वर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा प्रश्न जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में जीवों के वर्गीकरण का आधार क्या था? What was the basis of the classification of organism in ancient Indian medicines? प्रश्न क्रमांक 4 चरक के अनुसार विभिन्न प्रकार के आहार और उनके स्रोत के आधार पर प्राणियों के समूह का वर्णन कीजिए। According to the Charak, describe the group of animal based on different types of diet and their sources। प्रश्न क्रमांक 5 दशा अवतार की अवधारणा आधुनिक जैव उद्विकास के सिद्धांतों के समांतर है। इस कथन की पुष्टि मत्स्य, कुर्म और वारा अवतार के उदाहरण देते हुए कीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ दशा अवतार यानी विष्णु भगवान के जो दशा अवतार हुए थे
वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय सिटिंग द एग्जांपल ऑफ द, किसके बात हुई, मत्स्य, कुर्मा एंड वारा अवतार की बात हुई है। प्रश्न क्रमांक 6, जलचर से थलचर और फिर पूर्ण थलचर प्राणियों के विकास क्रम को पौराणिक अवतारों के माध्यम से कैसे समझा जा सकता है, इसका तुलनात्मक यानी कंपैरेटिवली एनालिसिस बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन करते हुए एक आपको चार्ट बनाना, विस्तृत रूपरेखा तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 8, लोअर नॉन कोऑर्डेटा और हायर कोऑर्डेटा के बीच में डिफरेंस बताइए, निम्न अकशेरुकी और उच्च अकशेरुकी के बीच में अंतर। 9वां प्रश्न, संघ पोरीफेरा से लेकर एनिलिडा तक के मुख्य लक्षणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न, द्विपद नामांकन पद्धति बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर क्या है। प्रश्न क्रमांक 11, अंतरराष्ट्रीय प्राणी नामांकन संहिता द्वारा निर्धारित किन्हीं 5 मुख्य नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, वैज्ञानिक नामांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को लिखने की सही विधि को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, यहां पर एक हम चार्ट लेकर आए आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमल्स के बारे में। किंगडम एनिमल्स में जब आप चलोगे तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की तरफ चलते हैं, और ये पूरा क्लासिफिकेशन यहां पर आपको बोर्ड पे बताया गया है, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है, के पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो ये ऐसा चार्ट है कि आपको तैयार भी करना होगा, इस पूरे चार्ट को याद भी करना होगा। तो ये तो हमारी पहली यूनिट के 12 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इन 12 ही प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। अब हम आ जाते हैं यूनिट 2 की तरफ, जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ और पेरिफेरा। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करने होंगे। तो पहला प्रश्न, डॉक्टर एसपी गौतम द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस की वैज्ञानिक टीका के आलोक में प्रोटोजोआ और पेरिफेरा के वास स्थान की व्याख्या किस प्रकार की गई है। हाउ इज द हैबिट ऑफ प्रोटोजोआ एंड पेरिफेरा एक्सप्लेन इन द लाइट्स ऑफ डॉक्टर एसपी गौतम्स साइंटिफिक कमेंट्री ऑफ द श्री रामचरितमानस। प्रश्न क्रमांक 3, भक्ति मार्ग और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए, यानी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पाथ ऑफ डिवोशंस एंड माइक्रोबायोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 3, श्री रामचरितमानस में वर्णित सूक्ष्म रूप या अदृश्य जीवों की अवधारणा को आधुनिक प्रोटोजोआ के वास स्थान और उनकी प्रकृति से जोड़ते हुए विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 बोर्ड पे दिया हुआ है, समझिए इसको और इसको तैयार कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, पार्कर एवं हेजवेल के अनुसार संघ प्रोटोजोआ के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बताइए। 5वां प्रश्न, पार्कर और हेजवेल के अनुसार संघ प्रोटोजोआ के वर्गों के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। मतलब पार्कर और हेजवेल के अनुसार प्रोटोजोआ है, उसका क्लासिफिकेशन भी आपको बताना होगा। 6ठा प्रश्न है, 6 प्रश्न है, संघ पोरीफेरा को वर्गों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। 7वां प्रश्न, पार्कर एवं हेजवेल पद्धति के अनुसार पोरीफेरा के विभिन्न वर्गों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, मानव स्वास्थ्य पर प्रोटोजोआ के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न, किन्हीं 3 प्रमुख प्रोटोजोआ रोग जैसे मलेरिया, अमेबिसिस, सेलिपिंग सेकेनिस के कारण जीव लक्षण और रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न, परजीवी प्रोटोजोआ के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल में पोषण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। पोषक यानी होस्ट की भूमिका को बताना है। 11वां प्रश्न, परजीवी प्रोटोजोआ रोग जन स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार चुनौती है। हाउ आर द पैरासिट्स प्रोटोजोआ डिसीज अ चैलेंज टू पब्लिक हेल्थ। 12वां प्रश्न, पोरीफेरा में ऊतक नहीं होते हैं बल्कि उच्च स्तर का कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इस कथन की पुष्टि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के कार्यों के आधार पर कीजिए। 13वां प्रश्न,
संघ पोलीफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र की संरचना और जल प्रवाह के महत्व का सचित्र वर्णन कीजिए। Illustrate the structure and importance of the water flow of the different types of canal systems found in the phylum Porifera। प्रश्न क्रमांक 11, स्पॉन्जिस के आर्थिक महत्व पर एक आर्टिकल तैयार कीजिए, मतलब उत्तर तैयार करना। 15वां प्रश्न, स्पंज के सौंदर्य प्रसाधन, सफाई और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग को रेखांकित कीजिए। Outline the use of sponges in the cosmetic, cleaning and industrial fields। 16वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का, उसके बाद हम चलेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी में स्पंज से प्राप्त होने वाली औषधि रसायनों जैसे एंटी कैंसर और एंटीबायोटिक गुणों के महत्व पर प्रकाश डालिए। स्पॉन्जेस इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल केमिकल्स obtained from it। विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं, हमारी यात्रा चालू गई यूनिट 3 की तरफ, जिसका नाम है फाइलम सेलेंट्रेटा। फाइलम सेलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे इकाई 3 में। और पहला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है इसका, जो आपको तैयार करना अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में विज्ञान के आलोक में सेलेंट्रेटा के प्राकृतिक वास स्थान का वर्णन किस प्रकार किया गया है? How is the natural habits of the Colonitra described is the lights of science in the श्रीमद् भगवत गीता। दूसरा प्रश्न, आधुनिक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के साथ श्रीमद् भगवत गीता में विज्ञान के आलोक में सेलेंट्रेटा की तुलना कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जलीय जीव और जंगम की श्रेणियों में सेलेंट्रेटा के विभिन्न रूपों को समझाइए। अगला प्रश्न, पार्कर एवं हेजवेल के 7वें संस्करण, जिसको मार्शल और विलियम द्वारा संशोधित किया, उसके अनुसार संघ सेलेंट्रेटा के विशिष्ट लक्षणों को बताना होगा। प्रश्न क्रमांक 5, पार्कर एवं हेजवेल के 7वें संस्करण के अनुसार संघ सेलेंट्रेटा के वर्गों को वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, हाइड्रोजोआ, अगला साइफोजोआ और एंथोजोआ के बीच मुख्य स्ट्रक्चरल डिफरेंस यानी संरचनात्मक अंतर क्या है? 7वां प्रश्न, सेलेंट्रेटा में बहुरूपता से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द अंडरस्टैंड बाय द पॉलीमॉर्फिज्म इन द सेलेंट्रेटा? 8वां प्रश्न, ओबेलिया के रेफरेंस में पॉलिप और मेंडूसा के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द पॉलिप्स एंड मेंडूसा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओब्यूला। 9वां प्रश्न, मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मेटाजेनेसिस। 10वां प्रश्न, ओबेलिया के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन को चित्र से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11वां, ऋग्वेद के मंत्र 1.7 1.2 के रेफरेंस में कोरल और समुद्री पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 और 13 बैक टू बैक स्क्रीन पर 2 प्रश्न हैं। प्राचीन काल में प्रवाल भित्तियों के महत्व को किस रूप में देखा जाता था? 13वां प्रश्न, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में कोरल रीफ की क्रिस्टोन प्रजाति के रूप में भूमिका का वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न और 15 प्रश्न बैक टू बैक 2 प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रवाल यानी कोरल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके औषधीय महत्व जैसे कैल्शियम स्रोत, आयुर्वेदिक में प्रवाल पिष्टी और सांस्कृतिक यानी रत्न विज्ञान पर भी समझाइए। 15वां प्रश्न, कोरल रिफ्स का आर्थिक महत्व क्या है? पर्यटन, मत्स्य पालन और तटीय सुरक्षा में इनके योगदान की विवेचना कीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 और 17 बैक टू बैक 2 प्रश्न हैं, इसके बाद अगली यूनिट आएगी। ओबेलिया का पूरा जीवन चक्र प्रदर्शित करें। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी पॉलिप स्टेट और मेंड्यूसा स्टेट को स्पष्ट रूप से दर्शाइए। प्रश्न क्रमांक 17, ब्लास्टोस्टाइल, गोनेरिया और पेलुनुला लार्वा के चरणों का नामांकित चित्र बनाइए।
विद्यार्थियों हम आगे यूनिट नंबर 4 के पास में, जिसमें बात करेंगे फाइलम पैलेंट्री हेलेमनिया, इसके बारे में बात करने वाले हम लोग। तो इसमें भी पहला प्रश्न बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में विज्ञान के आलोक में चपटे कर्मियों के वास स्थान की क्या व्याख्या की गई है। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में वर्णित अदृश्य या सूक्ष्म कर्मियों में अंतःपरजीवी स्वभाव पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जीवों के विभिन्न आश्रयों के संदर्भ में यकृत कर्मी और फीता कर्मी के अस्तित्व की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न, पार्कर एवं एजवेल के 7वें संस्करण यानी मार्शल और विलियम्स द्वारा संशोधित के अनुसार संघ पैल्ट्री हेलेमेंथियस के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। पांचवा, पैल्ट्री हेलेमेंथस को इसके मुख्य वर्गों में वर्गीकृत करने के आधारों को स्पष्ट करते हुए एक तुलनात्मक चार्ट बनाइए। प्रश्न क्रमांक 6, यकृत कर्मी की बाह्य आकारिकी का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके चूषकों और जनन छिद्रों की स्थिति को स्पष्ट करें। प्रश्न क्रमांक 7, फेशियोला के उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, फेशियोला में ज्वाला कोशिकाओं यानी फ्लेम सेल की भूमिका को रेखांकित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, फेशियोला में जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जटिलता का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, फेशियोला जीव द्विलिंगी होने के बावजूद क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्राथमिकता क्यों देता है, समझाना होगा। प्रश्न क्रमांक 11, फेशियोला के लाइफ साइकिल का विस्तृत विवरण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, फेशियोला के विभिन्न लार्वा चरणों के महत्व को समझाते हुए इसके द्विपोषणीय स्वभाव पर चर्चा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, चपटे कर्मी परजीवी जीवन के लिए पूरी तरह अनुकूलित है, इस कथन की पुष्टि फेशियोला में पाए जाने वाले रूपात्मक और कारिकी अनुकलनों के आधार पर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में प्लेटी हेलेमथस के एंटी पैरासिटिक और रोगाणुरोधी गुणों पर चर्चा कीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 और 16 बैक टू बैक दो क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं। प्लेटी हेलेमथस जीवों से प्राप्त कुछ रसायनों का उपयोग औषधि निर्माण में किया जा सकता है, इसको समझाइए। 16वां प्रश्न, परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों और आधुनिक चिकित्सा में इनके नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, एक चार्ट पर भेड़ यानी प्राथमिक पोषण और घोंगा द्वितीयक पोषक के बीच में फेशियोला के संक्रमण चक्र को प्रदर्शित करें। तो विद्यार्थियों अब हम आ रहे हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। कौन सी यूनिट नंबर 5 हम हमारी प्रवेश कर चुके हम लोग, और यूनिट 5 में बात करेंगे फाइलम एस्के हेलेमेंथस। इसमें भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो बड़े अच्छे से प्रश्न हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाए। पहला प्रश्न, पार्कर और हेजवेल के अनुसार संघ एस्केमेंथिस के प्रमुख लक्षणों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, एस्केलिमेंटिस को इसके मुख्य वर्गों जैसे नेमिटोडा, रोटीफेरा और गैस्ट्रोटाइका में वर्गीकृत करने के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक वर्ग का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तीसरा प्रश्न, शूडोसिलोम से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न, शूडोसिलोम वास्तविक देह गुहा से किस प्रकार डिफरेंट है। एस्केलिमेंटिस में इसके इंपोर्टेंट को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5वां, भ्रूणी विकास के दौरान ब्लास्टोसिल का शूडोसिलोम में परिवर्तन कैसे होता है, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाना होगा। छठा प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण फैलाने वाले प्रमुख रोगजनक हेलेमेंथस का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न, गोल कर्मी और
फलेरियोकर्मी के कारण होने वाले रोगों और उनके लक्षणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 8 और 9 बैक टू बैक दो स्क्रीन पर है। हेलमेंथस जनित रोगों के संचरण यानी ट्रांसमिशंस के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। नोवा, परजीवियों से बचने के लिए किन निवारक उपायों को अपनाना चाहिए। 10वां, हालांकि अधिकांश गोलकृमि हानिकारक होते परंतु आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान में इनके औषधीय एवं प्रायोगिक उपयोग क्या है, स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न, क्या जैव नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल या अनुवांशिक शोध में गोलकृमियों की कोई सकारात्मक भूमिका है, विस्तार से उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। खुले में शौच और दूषित जल क्या हेलमेंथस संक्रमण के मुख्य स्रोत है। दूसरा, हाथ धोने की तकनीक और बच्चों में कृमि मुक्त का महत्व। तीसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की भूमिका, यह आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, आप छात्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने और रोग संचरण के चक्रों को समझने की क्षमता विकसित करने में क्या कर सकते हैं। 14वां प्रश्न, एस्केरिस के जीवन चक्र का एक व्यवस्थित फ्लो चार्ट तैयार करें जिसमें मिट्टी से लेकर मानव आंत तक के सफर को दिखाया गया हो। तो विद्यार्थियों, ये हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी मेजर के पहला पेपर लोअर कॉर्डेटा के बारे में बात कर रहे थे। 5 यूनिट के हमने प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम था केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने। तो मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।